पिछली वीडियो बनाने के बाद मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि कम से कम मुझे तो अच्छे अंडररेटेड एनिमे इंडिया में प्रमोट करने चाहिए। जिससे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो कॉन्टेक्स्ट के लिए मेरी ये वाली वीडियो देख सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अच्छे अंडररेटेड एनिमे पे वीडियो बनाने से दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, एक तो मेरा चैनल ग्रो होने से पहले ही डेड हो जाएगा, पर अगर शिव जी की कृपा से ऐसा नहीं होता है तो फिर जो मुझे ऑडियंस मिलेगी वो बहुत ही वर्सेटाइल और वेल मैनर्ड होगी, और इसी ऑडियंस की मुझे नीड है और इंडियन एनिमे कम्युनिटी को भी। तो आज की ये वीडियो काइजू नंबर 8 की रिव्यू वीडियो है, वो भी बिना किसी स्पॉयलर्स के, ताकि अगर तुम्हें इसकी स्टोरी अच्छी लगे तो तुम ये एनिमे देख लो, और अगर तुम्हें इसी एनिमे पे आगे और भी वीडियोस चाहिए तो तुम मुझे कमेंट्स में बता देना, और अगर किसी और एनिमे पे चाहिए तो वो भी कमेंट में बता देना, और हाँ, उस एनिमे का नाम भी लिख देना। काइजू नंबर 8, जिसे हम मॉन्स्टर 8 के नाम से भी जानते हैं, ये मेरे ओपिनियन में 2024 की अभी तक की बेस्ट शोनेन एनिमे है, और हाँ, ये सोलो लेवलिंग से बेटर है। काइजू नंबर 8 इसे लिखा और इलस्ट्रेट नाओया मात्सुमोटो ने है। इसमें हमें एक्शन, साईफाई, हॉरर और थोड़ा बहुत ड्रामा भी देखने को मिलता है। काइजू नंबर 8 एक डिस्टोपियन वर्जन ऑफ जापान है, जहाँ पे हमें काइजूस नाम के पावरफुल मॉन्स्टर्स अटैक करते हुए देखने को मिलते हैं ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए। इन काइजूस को रोकने और मारने के लिए एक मिलिट्री फोर्स बनाई है जिसका नाम डिफेंस फोर्स है, और यहाँ तक कि इन मॉन्स्टर की डेड बॉडी को हटाने या साफ करने के लिए भी एक फोर्स बनाई है जिसका नाम मॉन्स्टर स्वीपर इनकॉर्पोरेशन है। और इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि काइजू की डेड बॉडी से वेपन्स बनते हैं जो कि काइजू से लड़ते वक्त काम आते हैं, और अगर ये लोग नहीं हुए तो वेपन्स बनने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि काइजूस की डेड बॉडी नहीं मिलेगी। ये तो हो गया ओवरव्यू। अब बात करते हैं प्लॉट की। ये स्टोरी काफका हिबिनो नाम के एक 32 साल के आदमी के अराउंड रिवॉल्व करती है। वैसे ये कुछ नया है, क्योंकि मोस्टली हमें शोनेन एनिमे में एक टीनेजर ही प्रोटैगनिस्ट देखने को मिलता है। ये जो काफका है ये क्लीन अप फोर्स में काम करता है, लेकिन इसका सपना होता है डिफेंस फोर्स में जाने का, क्योंकि इसने और इसकी चाइल्डहुड फ्रेंड मीना, या फिर मुझे फ्यूचर क्रश बोलनी चाहिए, क्योंकि बचपन की फीमेल फ्रेंड बचपन में तो अजीब सी होती है, लेकिन बड़े होने के बाद ये पता नहीं कौन सी लुक्स मैक्सिंग करती है कि इन पे क्रश हो जाता है। और हाँ, ये बात मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा हूँ, या फिर बता रहा हूँ। तो इसकी बचपन की दोस्त मीना और इसने बचपन में प्रॉमिस किया था एक दूसरे से कि ये दोनों एक साथ ही डिफेंस फोर्स में जाएंगे, और बड़े होने के बाद मीना तो डिफेंस फोर्स में चली गई और हाई रैंकिंग ऑफिसर बन गई, लेकिन बेचारा काफका नहीं बन पाया। पर तब भी काफका हर साल डिफेंस फोर्स का एंट्रेंस एग्जाम देता था ताकि वो मीना के क्लोज आ जाए, लेकिन वो हर साल फेल होता था, और ऐसा करते करते वो 32 साल का हो जाता है। ये जो हमारे डिफेंस फोर्स का एंट्रेंस एग्जाम है, इसे देने की लास्ट स्टेज होती है 33, यानी हमारे प्रोटैगनिस्ट काफका के पास एक लास्ट चांस है ये एग्जाम देने का। पर तभी उसकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंज आता है। एक मिस्टीरियस सा काइजू आता है और काफका के अंदर चले जाता है, जिसकी वजह से काफका के पास काइजूस की पावर आ जाती है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इस सीरीज के विलन काइजूस हैं, और हमारा प्रोटैगनिस्ट भी काइजू बन गया है। तो अब तुम देख के पता लगाओ कि काफका काइजू बनने के बाद ये एग्जाम क्लियर कर पाता है या नहीं, और अपनी बचपन की दोस्त के क्लोज आ पाता है या नहीं। तो ये तो हो गया प्लॉट। अब बात करते हैं ये सीरीज किस थीम पे बेस्ड है। सबसे पहली चीज जो ये सीरीज एड्रेस करती है वो है काफका की जिंदगी की स्ट्रगल, उसकी डुअल पर्सनैलिटी की वजह से। काइजू बनने के बाद काफका बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है, लेकिन वो इस पावर का डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है पब्लिक को बचाने के लिए। मान लो अगर किसी ने काफका को काइजू में ट्रांसफॉर्म होते हुए देख लिया पब्लिक में, तो वो आदमी तो ट्रॉमेटाइज्ड ही हो जाएगा, और यही सोचेगा कि अब से मैं किसी भी ह्यूमन पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि क्या पता कौन सा आदमी काइजू निकले। और इसीलिए इस सीरीज को आइडेंटिटी और ह्यूमैनिटी पे आगे भी बहुत ही अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। इस थीम को तो मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम्हें स्पॉयलर्स मिल जाएंगे। काफका का रिलेशनशिप कैसा रहता है उसके दोस्त मीना और इचिकावा के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे सीरीज में, क्योंकि ये चीज उसकी पर्सनैलिटी डिसाइड करने वाला है। प्रोटैगनिस्ट और उसकी बचपन की दोस्त मीना, इन दोनों के बारे में मैं जितना बता सकता था बिना स्पॉयलर्स के मैंने तुम्हें बता दिया। तो अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जो अभी की डेट में सबसे ज्यादा क्लोज है काफका के, यानी रेनो इचिकावा। ये यंगस्टर काफका का कलीग था क्लीन अप गैंग में, और उसके सबसे क्लोज भी था। ये मान लो जो अभी की डेट में काफका के सबसे क्लोज है और उसके डिसीजन में जो इम्पैक्ट डाल सकता है वो इचिकावा ही है, और हाँ, इसे उसके सभी राज पता है। एक और कैरेक्टर जो काफका के बहुत क्लोज है वो शिनोमिया है, लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि तुम्हें स्पॉयलर्स
मिल जाएंगे। बस इतना जान लो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बात करें मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स की तो वो काफका और इचिकावा हैं, पर ये चीज बाद में चल के बदल सकती है अगर कुछ नए और अच्छे कैरेक्टर्स आते हैं तो सीरीज में। वर्ल्ड बिल्डिंग की बात करें तो ये चीज मुझे इस सीरीज की बहुत ही सही लगी, क्योंकि इस सीरीज में भी बहुत सारी चीजें हैं जो मिस्ट्री बन के बैठी हुई हैं, जैसे काइजू कहाँ से आते हैं, काइजू नंबर 1 से लेकर काइजू नंबर 7 तक कहाँ है, एंड और भी बहुत सारी। कंक्लूजन बताऊं तो काइजू नंबर 8 सही एनिमे सीरीज लगी मुझे। इस सीरीज को तुम एक ट्राई दे सकते हो, क्योंकि ये सीरीज ओवरऑल बहुत ही सही है। और जो लोग इसे एओटी से कंपेयर करें तो भाई मैं यही बोलूंगा रहन दो, अब इसका कोई कंपैरिजन बनता नहीं किसी और एनिमे सीरीज के साथ। एओटी बहुत ही डार्क थीम पे बेस्ड है और काइजू नंबर 8 बहुत ही लाइट हार्टेड है एओटी के सामने। अगर तुम्हें काइजू पे और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट में बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ और किसी वीडियो में।